वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं रणअस्थली। मूवी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है ये कहानी बसवा और ईश्वरी नाम के दो लोगों की है जो कि चेस के खेल की तरह ही है। इसी के साथ हमें पहले सीन में नानी नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका पिता उसे अकेले ही ढाबा चलाकर पाल रहा था। हालांकि नानी बहुत ही दयालु है क्योंकि इस दौरान जब भी वो अपने सामने एक गरीब और यतीम बच्चे को देखता है तो वो उसे खाने के लिए इडली ऑफर करता है। हालांकि वो लड़का खाने से मना करता है। इसके बाद अपने पिता के कहने पर नानी को स्कूल भी जाना पड़ता है। यहाँ उसी रात वो गरीब लड़का देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक बच्चे को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं क्योंकि वो ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया है। इस दौरान लोगों की बातों से उस लड़के को पता चलता है कि बड़े बड़े गुंडे ऐसे कामों के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया करते हैं क्योंकि अगर ये बच्चे पकड़े भी जाते हैं तो इन्हें कम सजा होती है और साथ ही जेल में इन्हें फ्री में खाना एजुकेशन दोनों ही मिल जाती है। ये बातें ये लड़का बहुत ही गौर से सुन रहा होता है। जिसके बाद जैसे सुबह होती है तो नानी के पिता उसकी लाश को देखते हैं जिसे इस यतीम और गरीब बच्चे ने काफी बुरी तरीके से मार डाला। वो नानी का खून करके बिना डरे वहीं पर बैठा होता है। फिर वहां पर पुलिस आकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और उससे इस मर्डर का कारण पूछती है। वो लड़का कहता है कि मैंने इसे इसीलिए मारा क्योंकि मैं जेल जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे खाना पीना और फ्री की पढ़ाई मिलेगी, फ्री की एजुकेशन मिलेगी। इसलिए मैंने पढ़ने के लिए ये कदम उठाया क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ लिख कर कोई इंसान दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना सकता है। इसलिए आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए प्लीज। यहाँ उसका मोटिव सुनकर पुलिस वाले तो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन होता है कट। इसके बाद अगले सीन में हमें पूरे 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक मुसाली नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में मिलने वाली जड़ी बूटी की मदद से अपने भाई भद्रा का घाव ठीक करने में लगा हुआ होता है। यहाँ भद्रा को किसी ने मारने की कोशिश की थी जिस कारण उसको कंधे पर काफी चोटें भी आई और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर इनका एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझे किसको मारने के लिए भेज दिया था, वो तो पूरी तरह पागल है। उसे देखकर तो लग रहा है जैसे कि वो साक्षात महादेव और काल भैरव का अवतार है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है। दरअसल मुसाली और भद्रा ने इस आदमी को कुछ लोगों के साथ किसी को मारने के लिए भेजा था जो कि जंगल के बीचों बीच भगवान शिव के मंदिर में रहता है और उसका नाम है बसवा। अब ये लोग बसवा को मारने क्यों जा रहे हैं खैर ये तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ये लोग वहां पर आते हैं ये देखते हैं कि वहां पर बसवा ने पहले ही 2 लोगों को मारकर लटकाया हुआ है जिनकी लाश को हड्डी के ढांचे में बदला हुआ देखकर ये लोग बुरी तरह डर जाते हैं। लेकिन ये लोग इतने के बाद भी नहीं समझते कि बसवा कितना खतरनाक आदमी है, इसलिए सभी बसवा पर टूट पड़ते हैं और फिर बसवा सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। लेकिन वो इस आदमी को छोड़ देता है और उससे कहता है कि भद्रा को जाकर बोल देना अगर अपने आदमियों की लाश लेनी है तो यहाँ कर खुद ले जाए, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मतलब कि जिन 2 लोगों की लाश बसवा ने टांगी हुई है वो असल में भद्रा के 2 भाई थे। ये सब बताकर वो आदमी भद्रा से बोलता है कि मुझे माफ करो, मुझे अपनी जान प्यारी है इसलिए मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये बात सुनकर भद्रा और मुसाली काफी ज्यादा बौखला जाते हैं जिस पर मुसाली कहता है कि हमें रम्या के जेल से छूटने का इंतजार करना चाहिए जिसके बाद ही हम दोनों उसके साथ मिलकर उस बसवा को मार डालेंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ हमें बसवा के पिता मुन्या को दिखाया जाता है जो पेशे से एक मोची है। साथ ही बसवा के दोस्त वेंकटेश को दिखाते हैं जो रोज बसवा के लिए खाना लेकर आता है। अब बसवा ऐसे क्यों रह रहा है, उसकी भद्रा और उसके भाइयों के साथ क्या दुश्मनी है, खैर ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिलहाल वेंकटेश बसवा से मिलने उसे खाना देने के लिए आता है जहाँ वो बसवा को समझाता है कि यार आखिर कब तक तुम इस तरह रहोगे, इस गुस्से को आखिर तुम पाल क्यों रहे हो, सीधा उन्हें मार क्यों नहीं डालते। इस पर बसवा कहता है कि उन्हें मारने से उनकी दहशत का एहसास पल पल होगा, अगर आसानी से उनको मार दिया तो मेरा गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। अब जब वेंकटेश वहां से वापस जाने लगता है तो उसको वहां पर देखता है कि बसवा ने उन सभी लोगों को गाड़ दिया है जो उसको मारने के लिए आए हुए थे। वहीं दूसरी ओर मुसाली भद्रा से कहता है कि हमारे भाइयों को मरे हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं इसलिए हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए एक पंडित से पूजा करवा लेनी चाहिए। भद्रा तुरंत मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बसवा के पिता को अपने बेटे की याद आ रही होती है इसलिए इस बार वो वेंकटेश से कहते हैं कि तुम इस बार मुझे भी लेके चलो, बहुत दिन हो गया मैंने बसवा को नहीं देखा। वेंकटेश पहले तो उनको मना करता है लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो उन्हें बसवा से मिलवाने के लिए चला ही जाता है जहाँ वो देखते हैं कि बसवा अभी सो रहा है। फिर वो बसवा से मिले बिना ही वहां से चले जाते हैं जिस बारे में वेंकटेश के पूछने पर वो बताते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मुझसे मिलकर उसका गुस्सा ठंडा पड़ जाए, ये उसका गुस्सा ही है जो आज वो अपना बदला ले पा रहा है जिस रास्ते में मैं कभी नहीं आना चाहता। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। इधर भद्रा और मुसाली अपने भाइयों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा रहे होते हैं जहाँ भद्रा देखता है कि उसकी चोट
चोट अभी भी नहीं भरी है और ये चोट उसे बसवा ने ही दी थी, इसलिए वो इसके भरने के बाद ही बसवा से पूरी तैयारी के साथ भिड़ना चाहता है। इसी तरफ हमें बिज्जू नाम के एक नए कैरेक्टर से मिलवाया जाता है जो कि बहुत ही बुरा आदमी है। वो कई सारे मजदूरों से जमीनों पर खनन का काम करवाता है। एक तरफ से उसे हम ठेकेदार कह सकते हैं। बिजू के मजदूर कम पैसे मिलने की वजह से काम बंद कर देते हैं और फिर इनको डराने के लिए बिजू एक औरत को भी मारने से कतराता नहीं है। उस सभी मजदूरों को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने मेरे लिए काम करना बंद कर दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, साथ ही तुम्हें कोई काम भी नहीं देगा। फिलहाल इसी के साथ हमें फिर से भद्रा को दिखाया जाता है जो बसवा से जुड़े भयानक सपने देख रहा होता है। साथ ही मुसारी को पता चलता है कि रम्या जेल से छूटने वाला है, तो ये बात जानकर भद्रा बोलता है कि कल के दिन हमारे भाइयों की लाशें हमारे पास होंगी। इसके बाद दूसरी ओर दिखाते हैं तो बसवा को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है और जब वो देखता है तो वहां पर एक गरीब आदमी कुछ लकड़ियां इकट्ठा करने आया हुआ है। वो बताता है कि मैं जिस तरफ लकड़ियां लेने जाता था वहां पर आग लग गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। यहाँ बसवा उसे कुछ नहीं करता। अगले सीन के साथ हम सुदर्शन नाम के एक और शख्स को देखते हैं जो कि सभी जमींदारों का प्रेसिडेंट है। साथ ही सुदर्शन अपनी पत्नी ईश्वरी के कहे मुताबिक हर काम करता है और वो सुदर्शन से कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम बहुत बड़े और कामयाब आदमी बनो। फिर वो सुदर्शन को बिजू और मजदूरों के बीच हुई बात के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि बिजू को तुम्हें सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वो मजदूरों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, शायद इसीलिए उसने ये बात तुमसे छिपाई। अब ईश्वरी के कहने पर सुदर्शन बिजू से मिलता है और उसे अपनी चप्पल से काफी ज्यादा मारता है क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से अगर मजदूर एकजुट हो गए तो उनका काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके बाद सुदर्शन बिजू को उसकी औकात याद दिलाने के लिए वही चप्पल सिलवाकर लाने के लिए कहता है, जिस कारण बिजू मुनिया से वो चप्पल सिलवाने जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है। और इसी बीच वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत अपनी चप्पल सिलवाने के लिए आती है। अब क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो मुनिया बिजू की दी हुई चप्पल को एक तरफ रखकर उस औरत का काम पहले करने में लग जाता है और ये देखकर बिजू के गुस्से की तो आग और बढ़ जाती है और फिर बिजू अपनी चप्पल पहले न सिलने के लिए मुनिया को बहुत मारता है। फिर ये बात जब वेंकटेश को पता चलती है वो तुरंत बसवा को इस बारे में बताने के लिए जाता है। वहीं दूसरी ओर रम्या जेल से छूटते ही भद्रा से मिलता है। दरअसल रम्या भद्रा के पिता के साथ चोरी और मर्डर वगैरह किया करता था, मतलब कि वो भद्रा के पिता का बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। रम्या भद्रा के सब कुछ बताने के बाद कहता है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है, इसलिए चिंता ना करो, मैं बसवा को मारकर साइड कर दूंगा, उसकी लाश बचा दूंगा। इधर जैसे वेंकटेश बसवा को उसके पिता के बारे में बताता है तो ये सुनते ही बसवा तुरंत उसके साथ अपने पिता के पास पहुंचता है, जहां उनको देखकर वो उनका जूता चप्पल सिलने वाली सुई धागा लेकर बिजू की ओर निकल पड़ता है, जो कि बसवा को देखकर काफी हल्के में लेता है। लेकिन बसवा अगले ही पल बिजू के पेट में एक जोरदार घूसा मारता है और उसके ओंठ उसी जूते चप्पल सिलने वाली सुई धागे की मदद से सिल भी देता है। अब ये देखकर वहां पर खड़े सभी मजदूर काफी खुश होते हैं। इधर रम्या जब बसवा को मारने के लिए अपने आदमियों के साथ जा रहा होता है तो जंगल में रास्ता भटक जाने की वजह से वो उस ठिकाने पर पहुंच नहीं पाता। इधर बसवा भी जब आ रहा होता है तो उसे याद आता है कि वो भद्रा के भाइयों की लाश को छोड़ आया है, इसलिए वो भागकर वहां पर जाता है। इधर रम्या को खाली हाथ वापस देखकर भद्रा उसको खूब खरी खोटी सुनाता है और साथ ही कहता है कि मेरे भाई यहाँ आ चुके हैं। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि भद्रा का एक छोटा भाई कर्ण भी है, जिसे वो तभी इस्तेमाल करता है जब उसके पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं रहती। दरअसल कर्ण वही है जिसे बसवा ने लकड़ियां काटते हुए देखा था और उसे कुछ नहीं किया। कर्ण ने मौका देखते ही अपने दोनों भाइयों की लाश वहां से निकाल ली। इसके बाद उन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है, पर बसवा को भी समझ आ चुका है कि ये काम उसी लकड़ी काटने वाले आदमी का है। भद्रा के भाइयों की लाश गायब देखकर बसवा को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है। इस ओर सुदर्शन को भी पता चलता है कि बसवा ने बिजू के साथ क्या क्या किया है, इसलिए वो एक पुलिस वाले को बसवा को सबक सिखाने के लिए कहता है। तभी फिर से उसकी बीवी ईश्वरी उसे बात करने के लिए अंदर बुलाती है। वो सुदर्शन से कहती है कि इस वक्त तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने बिजू के चक्कर में बसवा के साथ कुछ भी किया तो सभी मजदूर भड़क जाएंगे, क्योंकि बसवा उन्हीं की जाति का है और अगर मजदूर एक दिन काम नहीं करेंगे तो हमें काफी ज्यादा पैसों का नुकसान होगा। यहाँ सुदर्शन ईश्वरी की बात को समझकर पुलिस वाले से बसवा को कुछ भी करने से रोक देता है। वो कहता है कि बसवा और बिजू के बीच जो लड़ाई हुई वो उन दोनों के बीच थी, जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर हमें बसवा के फ्लैशबैक की कहानी दिखाई जाती है। जब वो छोटा था उस दिन बसवा की मौसी और उनकी बेटी अमुल्लू उसके घर कुछ दिन के लिए आने वाले थे, इसलिए बसवा काफी खुश होता है। मगर जब वो वापस घर आता है तो उसको पता चलता है अमुल्लू की माँ ने सिर्फ उसे ही अकेला यहाँ पर भेजा है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को 2 वक्त तक खाना भी दे सके। इसलिए उसने अमुल्लू को अपने भाई के पास भेज दिया था, ताकि वो अमुल्लू को भले कुछ ना दे पाए पर वक्त की 2 रोटी तो दे दे। ये बात जानकर बसवा और उसके पिता अमुल्लू को खुले दिल से स्वीकार कर लेते हैं।
यहाँ तक कि वो अमल्लू का एडमिशन भी स्कूल में करवा देते हैं, जहाँ अमल्लू काफी दिल लगाकर पढ़ाई कर रही होती है। पर एक दिन बसवा के पिता को पता चलता है कि अमल्लू पढ़ाई में तो बसवा से भी ज्यादा होनहार है, ऊपर से उनकी आमदनी भी कम थी। इसलिए वो बसवा की पढ़ाई छुड़वाकर अमल्लू की पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, क्योंकि वो दोनों में से किसी एक की ही पढ़ाई के पैसे दे सकते थे, जिस चीज को बसवा भी समझकर अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मान जाता है। अब ये देखकर अमल्लू फैसला करती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, और वो बसवा के पिता से विनती करती है कि प्लीज आप बसवा की पढ़ाई को मत रोकिए। यहाँ अमल्लू ने बसवा के लिए बहुत बड़ा त्याग दिया था, जिस कारण बसवा अब अपने सपने पूरे करके अपनी गरीबी को दूर कर सकता था। इसलिए अब से बसवा स्कूल जाना शुरू कर देता है और अमल्लू छोटे मोटे काम करने में लग जाती है। जिसके साथ ही कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि बसवा और अमल्लू अब बड़े हो चुके हैं। बसवा भी अपने काम भर की पढ़ाई करके एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा होता है, जो कि जल्दी उसको मिल भी जाती है। लेकिन उस नौकरी को पाने के लिए बसवा से घूस के तौर पर पैसों की मांग की जाती है, जबकि बसवा ने सभी एग्जाम और इंटरव्यूज ईमानदारी के साथ पास किए थे। फिर भी अगर उसने ये पैसे नहीं दिए तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात वो अपने घर जाकर बताता है। इस पर उसके पिता अमल्लू और वेंकटेश सब मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ते हैं। अब ये सब कुछ देखकर बसवा बहुत उदास होता है कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। फिर अगली सुबह जब बसवा उठता है तो उसको पता चलता है पैसे का इंतजाम हो गया, जिसे वो ले जाकर दे देता है और उसकी नौकरी पक्की। मगर ज्वाइनिंग उसकी 6 महीने बाद होगी, और ये पता लगता है सभी बसवा के लिए काफी खुश होते हैं, खास करके अमल्लू। अब क्योंकि बसवा की नौकरी भी पक्की हो गई है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देखी है, तुम उससे शादी करके सेटल हो जाओ बेटा। उनकी इस बात पर बसवा कहता है कि मैं अमल्लू के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उससे अच्छी लड़की कभी मिलेगी नहीं। उसने बचपन से मेरे लिए कई चीजें की हैं, जैसे कि उसने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और साथ ही मुझे ये भी पता है कि जो ये पैसों का इंतजाम हुआ वो अमल्लू ने अपनी माँ की आखिरी निशानी यानी कि सोने की चैन को गिरवी रख कर किए हैं। दरअसल इस गाँव के एक बड़े जमींदार जिनका नाम चक्रवर्ती है, वो दिल के बहुत ही अच्छे आदमी है। वो बसवा और उसके परिवार को बचपन से ही जानते हैं। उन्हीं के पास इस चेन को गिरवी रखने के लिए अमल्लू गई थी। हालांकि वो ऐसे ही अमल्लू को पैसे दे रहे थे, लेकिन अमल्लू ने उनके पास जबरदस्ती अपनी चेन गिरवी रख दी। यहाँ बसवा के मन की बात जानकर अमल्लू की आंखों में आंसू आ जाता है, और जल्दी दोनों की शादी भी होती है, जिसमें चक्रवर्ती आकर अमल्लू को उसकी चेन वापस कर देता है, क्योंकि बसवा ने कुछ दिन पहले उनके पास जाकर उनको बोला कि अमल्लू की ये चेन वापस कर दे। इसके बदले बसवा कहता है कि मेरे पास अभी 6 महीने हैं, मैं आपके यहाँ तब तक काम करके उसकी पूरी कीमत चुका दूंगा। अब क्योंकि बसवा भी एक कड़क आदमी था, वो जो बात बोलता था वो करके रहता था, इसलिए चक्रवर्ती उसकी बात मान जाता है। अब बसवा और अमल्लू साथ में काफी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। इसके साथ ही एक दिन बसवा को पता चलता है कि अमल्लू प्रेग्नेंट है, जो खबर सुनकर वो काफी खुश होता है। अब कुछ दिनों के बाद बसवा के पास चक्रवर्ती की कॉल आती है, जो उससे कहता है कि बगल के ही एक गाँव से 4 मजदूर काम करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें तुम जमीन दिखाकर कुछ समझा दो। अब यहाँ पर भद्रा और उसके 2 भाइयों को दिखाते हैं, जो कि मजदूर बनकर यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें मौका देखकर चक्रवर्ती को रास्ते से हटाना होता है। भद्रा, मौसाली, वरा और काली बसवा के पास जाते हैं। बाकी कर्ण को भद्रा आसपास के इलाके में रहने के लिए कहता है। वो लोग बसवा से आकर मिलते हैं, जहाँ मल्लू को उन चारों को देखकर काफी अजीब लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते, जो बात वो रात को बसवा से भी कहती है। लेकिन बसवा उससे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो। अब अगले दिन बसवा और अमल्लू से मिलने के लिए चक्रवर्ती खुद आता है, जिन्हें बसवा पूछने पर बताता है कि मैंने उन चारों मजदूरों को काम पर लगा दिया है और अब वो सही काम करेंगे। अब चक्रवर्ती बसवा को कुछ पैसे लेने के लिए किसी के पास भेजता है और खुद को उन 4 मजदूरों को देखने के लिए चला जाता है, लेकिन उनका मोबाइल यहीं पर छूट जाता है, जो कई बार बजता है। इसलिए मोबाइल को लौटाने के लिए अमल्लू चक्रवर्ती को ढूंढने उनके खेत पर जाती है, जहां वो देखती है कि भद्रा और उसके 3 भाई मिलकर चक्रवर्ती को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। इसी बीच फिर से उस फोन के बजने की आवाज आती है, जिसको सुनते ही वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लग जाते हैं कि कौन है, जहां से किसी तरह अमल्लू छुपकर बच जाती है। पर भद्रा समझ चुका है कि उन्हें चक्रवर्ती का मर्डर करते हुए किसी न किसी ने तो देख लिया है, इसलिए वो अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अपने भाइयों के साथ अमल्लू के घर पर जाता है, जहां वो उससे कुछ खाने के लिए मांगता है। और जब अमल्लू उन्हें खाना परोसी रही होती है, तभी अचानक से वो फोन फिर से बजता है, जिसकी टोन सुनकर भद्रा और उसके भाई समझ जाते हैं कि वो अमल्लू ही है जिसने हमें मर्डर करते हुए देखा था। इसी के साथ यहाँ पर ये सीन होता है कट। अगले सीन में हम बसवा को देखते हैं, जिसे एक पुलिस वाले से पता चलता है कि भद्रा, वरा, कली और मौसाली ये सभी वांटेड क्रिमिनल्स हैं और इन्हीं को पकड़ने में पुलिस लगी हुई है, और ये सभी आसपास के इलाकों में देखे गए हैं। और जब बसवा उनकी फोटो को देखता है तो उसकी जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि ये तो वही मजदूर हैं। इसलिए बसवा भागते हुए अमल्लू के पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो घर पर अकेली है। बसवा के पिता भी काम की वजह से बाहर गए होते हैं। इस दौरान उसे बीच रास्ते में एक खेत में कुछ लोग दफन मिलते हैं,
जो कि असल में वही मजदूर थे जिन्हें चक्रवर्ती ने भेजा था। इन मजदूरों को भी भद्रा और उसके भाइयों ने मारकर यहाँ गाड़ दिया होता है, जिनकी ये हालत देखकर बसवा सीधे अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि अमल्लू वहां पर घायल पड़ी हुई है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कितने दर्दनाक तरीके से इन चारों ने बेचारी अमल्लू को मार डाला। अमल्लू बसवा से सब कुछ बताने के बाद मर जाती है। इसकी मौत से बसवा पूरी तरह टूट जाता है। अब एक दिन जब ये चारों भाई बिना हथियार के एक जगह पर होते हैं तो वहां पहुंचकर बसवा सबसे पहले कली को मारता है, जिसकी यह हालत देखकर भद्रा के आदमी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इनके पास हथियार नहीं होते, इसलिए बसवा इन पर भारी पड़ रहा होता है। भद्रा, वरा और मौसाली वहां से भाग जाते हैं, जिनके पीछे बसवा भी लगा होता है। वो सभी को पकड़कर बहुत ही ब्रुटल मौत देता है। हालांकि एक वक्त भद्रा और उसके लोग बसवा पर हावी होते हैं, लेकिन बसवा पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। यहीं पर बसवा ने भद्रा की पीठ पर वार करके उसको चोट दी थी, जिससे आज भी भद्रा जूझ रहा है। यहाँ बसवा सभी को मार देता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर कर्ण आकर भद्रा और मौसाली को भगा ले जाता है। जिन तक जैसे ही वरा भी पहुंचने की कोशिश करता है तो बसवा उसका गला एक झटके में काटकर उसे भी खत्म कर देता है, और ये सब कुछ भद्रा देखते रह जाता है। अब इन दोनों के भागने के बाद बसवा वरा और कली की लाश को लेकर जंगल वाले शिव मंदिर के आगे टांग देता है, जिन्हें कंकाल के रूप में कर्ण लेकर गया था। बसवा ने अपने रुकने के लिए यही जगह चुनी थी, क्योंकि अमल्लू अक्सर पूजा करने के लिए इसी मंदिर में आया करती थी, इसलिए यहाँ पर उसे हर पल अमल्लू के होने का एहसास होता है। साथ ही वो भी अमल्लू की तरह शिव भगवान पर विश्वास करने लगता है। इसके साथ ही कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ भद्रा को देखते हैं, जो कर्ण से कहता है कि तुम जाकर बसवा के पिता को उठाकर मेरे पास लेके आओ। और अब जब कर्ण बसवा के घर पहुंचता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देख कर्ण बसवा के दोस्त वेंकटेश को उठा लेता है। हालांकि वो इस चीज से हैरान होता है कि उनके प्लान के बारे में आखिर बसवा को कैसे पता चला। इस दौरान वो अपने भाई भद्रा को फोन करके बताता है कि बसवा का बाप तो हमें मिला नहीं, पर मैं उसके दोस्त वेंकटेश को उठा के लेके आ रहा हूँ। बाकी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल सुबह तक बसवा का बाप तुम्हारे सामने होगा। इसके बाद वो लोग वेंकटेश को लेकर भद्रा के सामने पहुंचते हैं, जो कि वेंकटेश का मुंह बिना खोले ही उसे जान से मार डालता है। पर जब उसका चेहरा खुलता है तो वो वेंकटेश नहीं बल्कि खुद कर्ण निकलता है। दरअसल जब कर्ण वेंकटेश को लेकर वहां से जा ही रहा था, तभी उसका सामना बसवा से हुआ, जिसे बुरी तरह मारने के बाद बसवा ने ही उसे भद्रा को फोन करवाया था। साथ ही इसके बाद बसवा ने कर्ण को जबरदस्ती वेंकटेश के कपड़े पहनाए और उसका हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसे भद्रा के पास भिजवा दिया। यहाँ क्योंकि भद्रा और मौसाली ने अपने ही भाई की अनजाने में जान ले ली, इसीलिए वो अब किसी भी कीमत पर बसवा को मारना चाहता है। तभी बसवा खुद भद्रा को फोन करके उसे अपने ठिकाने पर आने के लिए कहता है, ताकि आज ये दुश्मनी पूरी तरह खत्म हो जाए। भद्रा, मौसाली और रम्या के आदमियों के साथ उसी शिव मंदिर में पहुंच जाता है, जहाँ बसवा रहता है। यहाँ बसवा को देखकर सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिस दौरान सबसे पहले बसवा रम्या का काम तमाम करता है। फिर भद्रा भी बसवा को काफी बुरी तरह मारता है, लेकिन बसवा हार नहीं मानता और वो मौसाली का पूरा चेहरा बिगाड़कर उसको आग में जलाकर मार डालता है। आखिर में सिर्फ भद्रा और बसवा ही बचते हैं, जिस लड़ाई को बसवा भद्रा की गर्दन को तोड़कर खत्म करता है। अब ये लड़ाई तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, पर असली कहानी तो अभी बाकी है। हमें अब सुदर्शन को दिखाया जाता है, जो कि असल में चक्रवर्ती का दामाद है और ईश्वरी चक्रवर्ती की बेटी है। चक्रवर्ती की मौत के बाद उसका सब कुछ अब सुदर्शन का हो चुका है, जिससे वो काफी खुश है। यहाँ हमें अब सुदर्शन की कहानी दिखाई जाती है, जो कि ईश्वरी के पास सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि ईश्वरी और चक्रवर्ती का एमएलए से अच्छा संबंध था, जिस कारण वो चाहता था कि ईश्वरी एमएलए से उसके गाँव के लोगों की मदद करने के लिए बोले, जिन सभी ने अपना सब कुछ एक बाढ़ में गवा दिया होता है। ईश्वरी को जैसे ही सुदर्शन ये सब कुछ बताता है, वैसे ही वो एमएलए को फोन करके गाँव वालों की मदद करने के लिए बोल देती है। यहाँ इस पल के बाद अब सुदर्शन किसी न किसी तरह ईश्वरी से रोज मिलने लगा, जिसके बाद उसने ईश्वरी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फिर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इस शादी से चक्रवर्ती बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उसने अपनी ही बेटी से बात करना बंद कर दिया। ऊपर से जब चक्रवर्ती को पता लगा कि सुदर्शन उसकी जमीन पर कुछ कब्जा करना चाहता है और गैर कानूनी तरीके से नशीले पौधों की खेती कर रहा है, तो चक्रवर्ती ने उसको धमकी दी थी कि अगर तुम सुधरे नहीं तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दूंगा। यहाँ ये बात सुदर्शन को बुरी लग जाती है और उसने भद्रा और उसके आदमियों को चक्रवर्ती की सुपारी दी थी, जिन्होंने सुदर्शन के कहे अनुसार चक्रवर्ती को जान से मार दिया। मतलब कि ये सब कुछ जो भी हुआ उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि सुदर्शन ही था। सुदर्शन जब घर पहुंचकर कॉफी पीते हुए अपने प्लान की कामयाबी पर खुश हो रहा होता है, तभी वहां पर ईश्वरी आती है और कहती है कि तुमने मेरे पिता को मरवाकर आखिर उनका सब कुछ अपने नाम करवा ही लिया।
ये बात सुनकर सुदर्शन एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि ईश्वरी को शुरुआत से ही सब कुछ पता था। वो बताती है कि मैं अमल्लू और बसवा को बचपन से जानती थी, और जिस दिन तुमने मेरे पिता को मरवाया उसी दिन मेरा बर्थडे था। इसलिए उन्हें ढूंढते हुए मैं अमल्लू के पास पहुंची। मैं उस दिन उनसे मिलकर बात करना चाहती थी, क्योंकि तुमसे शादी करने की वजह से वो बहुत ही गुस्सा थे। तभी वहां पर मैंने और अमल्लू ने वो भयानक नजारा देखा, जब भद्रा और उसके भाइयों ने मिलकर पिताजी को मार डाला। साथ ही वहां पर मैंने तुम्हें भी देखा, तुम बहुत ही आराम से बैठकर इन चीजों का मजा ले रहे थे। मतलब कि उस वक्त वहां पर अमल्लू के साथ ईश्वरी और सुदर्शन भी मौजूद था। यहाँ सुदर्शन ये सब कुछ जान गया था कि अगर ईश्वरी ने सब कुछ देख लिया है तो अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो ईश्वरी को धमकी देता है कि अब मैं तुम्हें भी मारकर पूरी तरह से इस कहानी को खत्म कर दूंगा। उसकी इस बात को सुनते ही ईश्वरी तुरंत बसवा का नाम पुकारती है, जो कि वहां आकर सुदर्शन के सामने खड़ा हो जाता है, जिसको देख तो सुदर्शन भी एकदम हैरान। ईश्वरी उसे बताती है कि जब उस वक्त गलती से अमलू का फोन बजा तो उसने मुझे वहां से भगा दिया ताकि मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी जान बचाई। मेरी तरह बसवा भी अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता था, तो मैंने बसवा को अपना सेनापति बना दिया। वो मैं ही थी जो बसवा के साथ कुछ भी गलत होने से पहले उसे बता देती थी, जैसे कि मैंने ही बसवा के दोस्त और उसके पिता को कर्ण से बचाया था। फिर एक एक करके बसवा ने सभी को मारना शुरू कर दिया। बाकी मैंने बसवा को पूरे समय तुमसे बचा कर रखा, क्योंकि तुम्हारे पास पावर थी, तुम बसवा को आराम से हरा सकते थे। इसलिए हर बार मैं तुम्हारा ध्यान बसवा की तरफ से डाइवर्ट करती गई ताकि वो एक एक सीढ़ी चढ़कर तुम तक पहुंच सके। और आज वो पल आ ही गया है जब तुम्हारी बारी है। ईश्वरी के इतना कहते ही सुदर्शन के मुंह से अचानक कुछ निकल आता है। यहाँ ये रिवील होता है कि जो कॉफी सुदर्शन पी रहा था उसमें जहर मिला हुआ था। ईश्वरी उससे कहती है कि तुमने अपने फायदे के चक्कर में एक नहीं बल्कि 2 परिवार की खुशियां छीन ली। इसी के साथ ईश्वरी ये रिवील करती है कि इस बदले की कहानी में अभी भी एक और शख्स शामिल है, जिसने कॉफी में जहर मिलाकर तुमको दिया था। इस पॉइंट पर अपनी आखिरी सांस ले रहे सुदर्शन के सामने एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल शुरुआत में एक यतीम बच्चे ने जो नानी नाम के बच्चे का खून किया था, ये बूढ़ा आदमी उस नानी का पिता था, जिसने अपने हाथों से सुदर्शन को जहर देकर अपना बदला पूरे 20 सालों बाद पूरा किया। क्योंकि सुदर्शन ही वो यतीम बच्चा था जो कि शुरुआत से ही क्रिमिनल था, पर हर किसी को सुदर्शन की तरह उसके कर्मों का फल मिलता ही है। जैसे कि सुदर्शन आज ईश्वरी बसवा और नानी के पिता के सामने तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसकी मौत के साथ ये बेहतरीन कहानी होती है समाप्त। बाकी दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो, मजा आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।